दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है मोहम्मद साहिल नाम के इस लड़के के साथ, जो कि दिल्ली के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बहुत ही ज्यादा बदतमीज, गाली गलौज करने वाला और ऐसा लड़का था जिसे अपनी जिंदगी कुछ पड़ी ही नहीं थी। गुंडागर्दी करना इसने अपनी जिंदगी में बड़े अच्छे से अपना कर रखा था। अय्याशी करना ही इसे आता था। जिंदगी में क्या करना इसे कुछ पता नहीं था। लेकिन कितने समय तक ये सब कुछ चलता? आखिर पेट भी तो पालना था, दो रोटी भी कमाना था। घर से जब डांट पड़ने लगी, प्रेशर आने लगा, तो इसने थोड़ा बहुत काम सीखा और अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लिया, जिसमें ये एसी और लोगों के फ्रिज सुधारता। लोग इसकी दुकान में आते और झटपट उनको सुधार कर वापस कर देता। इसका नाम बढ़ने लगा और इलाके के लोग इसको जानने लगे कि लड़का अच्छा काम करता है। फिर लोग इसे अपने घर पर बुलाने लगे। जैसे किसी घर पे उनका एसी खराब हो जाता, फ्रिज खराब हो जाता, कूलर खराब हो जाता, तो ये घर पर जाता और सुधार कर लौट जाता। इसी दौरान इसकी मुलाकात साक्षी नाम की एक लड़की के साथ हुई, जिसकी उम्र 16 साल की थी। पहली मुलाकात में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन साहिल जब कभी भी काम पर जाता, किसी के भी घर में कुछ सुधारने के लिए जाता, तो अक्सर साक्षी के घर के सामने से ही गुजरता। बस दोनों के लुक एक्सचेंज होने लगे। फिर धीरे धीरे करके हल्की सी बात हुई और फिर दोनों ने एक दूसरे की फेसबुक आईडीज एक्सचेंज किए और फिर नंबर एक्सचेंज किए। दोनों की बात होने लगी और फिर दोनों में प्यार हो गया। साक्षी ने इस रिलेशनशिप के बारे में अपनी फैमिली में नहीं बताई। कैसे बताती? महज 16 साल की लड़की थी। उसने इस रिलेशनशिप के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताई और काफी ज्यादा खुश थी। दोनों मिलते जुलते भी थे, काफी ज्यादा बात भी करते थे। दोनों के रिलेशन को थोड़ा टाइम भी हो गया। इसी दौरान एक मीटिंग में साहिल की नजर साक्षी के एक टैटू पर पड़ी। जो टैटू एक नॉर्मल टैटू नहीं था, वो टैटू था किसी के नाम का। ये नाम प्रवीण था। साहिल देखकर बड़ा हैरान हुआ और पूछा गुस्से में कि ये प्रवीण कौन है। साक्षी ने बताई कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तुमसे पहले मेरा एक सीरियस रिलेशनशिप था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था, इसलिए मैंने उसका टैटू बना लिया। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसलिए हम अलग हो गए हैं। तुम इसमें ध्यान मत दो, अभी मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। साहिल बड़ा वायलेंट किस्म का इंसान था। उससे उस समय थोड़ा झगड़ा किया, लेकिन शांत हो गया। दोनों का रिलेशन कंटिन्यू रहा, लेकिन ये बात उसके दिमाग के कोने में छप गई थी। वो दिमाग में बैठा चुका था कि इसके साथ मेरे अलावा भी कोई और लड़का एग्जिस्ट करता था, जिसका नाम प्रवीण था और इसने उसका टैटू भी बना कर रखी थी। इसी साल की मई की शुरुआत में साहिल को यह पता चला कि साक्षी फिर से प्रवीण से बातचीत करने लगी है, तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उससे काफी ज्यादा लड़ाई करने लगा। लेकिन साक्षी ने उसे समझाई कि प्रवीण अब मेरा कुछ भी नहीं है, केवल दोस्त है और मैं दोस्त के नजरिए से ही उससे बात करती हूँ। मैं केवल तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। लेकिन इस बार साहिल नहीं सुना। वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और वायलेंट हरकत करने लगा। गुस्से में कहने लगा कि उसे भूल जा, उससे बात मत कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तू बहुत पछताएगी। साहिल आक्रामक होता जा रहा था। कुछ दिन तक तो साक्षी ने झेली, लेकिन फिर उससे ये कह दिया कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। ब्रेकअप करना उसका बड़ा ही गलत टाइम पर हुआ, क्योंकि साहिल को ऐसा लगने लगा कि प्रवीण उसकी लाइफ में वापस से आ गया है, इसलिए मुझसे ब्रेकअप कर रही है। गाली गलौज थोड़ी हाथापाई के बाद उसने उससे ब्रेकअप तो कर लिया, लेकिन उसको धमकी देने लगा। जब कभी भी साहिल का साक्षी से आमना सामना होता, वो उसे डराता, धमकाता। अब साक्षी काफी ज्यादा घबराने लगी थी। साक्षी की 2 बेस्ट फ्रेंड थी, एक का नाम था आरती और एक का नाम था नीतू। घबराहट के मारे उसने अपनी सारी बातें अपनी फ्रेंड आरती से शेयर की। आरती ने कहा कि तुझे अगर साहिल से बचना है, उससे छुटकारा पाना है, तो मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो उससे तेरा पीछा छुड़वा सकता है। साक्षी ने पूछी कौन है वो इंसान, मिलाओ मुझे उससे। इस इंसान का नाम था झबरू। आरती साक्षी को झबरू के पास लेकर गई। झबरू को साक्षी ने पूरी बात बताई। झबरू यानी कि अजय साक्षी से आज पहली बार मिला था, लेकिन उसके मन में बड़ी ही ज्यादा अजीब सी फीलिंग आई कि आखिर कैसे हमारी एक इलाके की लड़की को एक नॉर्मल सा लड़का परेशान कर सकता है। उसने साक्षी को पूरी तरीके से आश्वासन दिया कि मैं साहिल से तुम्हारा पीछा छुड़वा दूंगा। उसने साहिल को अपने पास बुलाया और समझाया कि देख बेटा, हमारे इलाके की लड़की है, इसको परेशान मत कर, तेरे घर में भी माँ बहन होगी, उससे दूर हट जा। अब साहिल झबरू से काफी ज्यादा घबरा गया। उसने साक्षी से कांटेक्ट पूरी तरीके से तोड़ दिया, उसको देखना भी बंद कर दिया। लेकिन उसके मन में यह बात खटक रही थी कि झबरू की वजह से मैं साक्षी से बदला नहीं ले पा रहा हूँ। साहिल का बहुत ज्यादा ईगो हर्ट हो गया था। साहिल को यह लगने लगा था कि साक्षी ने प्रवीण के बारे में तो अपने घर पर बता के रखी थी, उनका रिलेशन इतना ज्यादा गहरा था, उसके नाम का टैटू भी बनवा कर रखी थी, अब उससे बातचीत भी कर रही है और साथ ही साथ इसका रिलेशनशिप अब झबरू से भी शुरू हो गया है। उसने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि वो साक्षी को सबक सिखा कर रहेगा। साहिल के दिमाग में क्या चल रहा था, इसकी जानकारी साक्षी को बिल्कुल भी नहीं थी। साक्षी की जिंदगी में मानो कि कुछ दिनों से सब कुछ नॉर्मल हो चला था। वो काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। अब घर से बाहर भी निकलती, आरती के साथ रोज घूमने भी जाती। उसकी सारी एक्टिविटी पे साहिल ध्यान रखने लगा था, उसको फॉलो करने लगा था।
साहिल को पता चल गया था कि वो कितने बजे आरती के साथ कहाँ निकलती है और कहाँ लौटती है, क्या क्या करती है। उसने जाल बिछाना शुरू कर दिया। 28 मई को फिर से आरती और साक्षी घूमने के लिए निकले थे। 7 बजे के आसपास ही घूमे फिरे थे और 8:30 बजे के आसपास लौट रहे थे। तो एक पर्टिकुलर इलाके में आने के बाद आरती ने साक्षी से कही कि मैं नीतू को आगे से बुलाकर लेकर आ रही हूँ, फिर तीनों साथ में ही लौटेंगे। साहिल इस रात को साक्षी को फॉलो कर रहा था। जैसे उसने देखा कि साक्षी अकेली हो गई है, आरती और नीतू उसके साथ नहीं है, वो साक्षी के पास गया। साक्षी समझ गई कि ये गुस्से में भड़का हुआ है। उससे थोड़ा भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने उसको पकड़ लिया। फिर लगभग 1 मिनट तक बहस किया और फिर मारना शुरू कर दिया। उसने अपने पास से चाकू निकाला और लगातार उसके ऊपर वार करने लगा। वो अपने आप को बचाने के लिए काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं बचा पाई। वो तो क्या, आसपास से गुजरने वाले किसी भी इंसान ने यह सोचा नहीं कि एक बार रोक लें। एक आदमी आया था बीच में, लेकिन साहिल ने उसको चाकू दिखाया तो वो आदमी आगे निकल गया। लगभग उस रात 20 से 21 लोग इस घटना को देखते हुए इग्नोर करके आगे निकल रहे थे, लेकिन किसी ने भी एक बार रोक लें, कुछ बोल दें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। वो बेरहम होकर साक्षी के ऊपर वार करता रहा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही और आखिरकार उसने अपना दम तोड़ दिया। ये सारी की सारी चीजें वहां के सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। जब साहिल को समझ में आ गया कि उसने अपना दम तोड़ दिया है, तो वहां से वॉक करके निकला है, जैसे कि उसने कुछ बहुत बड़ा काम किया। वो भागा नहीं। अब जब वो अपने घर के पास पहुंचने वाला था तो उसे समझ में आया कि पुलिस उसको उसके मोबाइल से ट्रेस कर सकती है, तो उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। फिर अपने घर के अंदर जाने लगा तो सोचा कि घर में जाऊंगा तो पुलिस सबसे पहले घर में ही आएंगी, तो वहां ना जाकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अपने मौसी के घर चले गया। वहां पे कहा कि एक दोस्त से मिलने के लिए आया था, अब सोचा रात हो गई है तो आपके घर पे ही रुक जाता हूँ। यहाँ पर साक्षी के पास कुछ लोग आए जो उसे हॉस्पिटल लेकर गए। फिर पुलिस आई। साक्षी की तो अब तक मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने साहिल को ट्रेस करना शुरू किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से वो ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। घर पर पहुंचे तो घर वालों ने पुलिस वालों का पूरा साथ दिया। पुलिस वालों को बताया कि कहां कहां पर साहिल हो सकता है। उसमें से एक एड्रेस उन्होंने इसी जगह का, मौसी के घर का, बुलंदशहर का ही दिया था। अब घटना की अगली सुबह जब मौसी ने साहिल के घर पर फोन किया और ये बताया कि साहिल पिछली रात से हमारे घर पर है, तो साहिल के घर वालों ने पुलिस वालों को सारी बात बता दी और फिर बुलंदशहर से ही साहिल को हिरासत में ले लिया गया। अब पकड़ाने के बाद साहिल अपने अलग अलग तर्क दे रहा है। कुछ भी हो, साहिल को सजा तो मिलेगी, लेकिन कब, ये देखना जरूरी है।